जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे दोस्तों, आज हम 29 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। और आप जो क्लास नंबर देख रहे हैं 1243 नंबर की क्लास देख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हमारे जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं। आपको स्टैटिक जीके मिलेगा और भी बहुत कुछ इस सेशन में। आप पहले पूरे सेशन को देखिए और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहले मोटिवेशन थॉट आप लोगों के लिए, और मोटिवेशन थॉट है, रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पे लग जाती है। कभी गौर करना कि आप अगर आपका एग्जाम 30 तारीख को है और आप 20 तारीख को देखोगे तो आपकी रफ्तार अलग हो जाएगी। जब आप ये एटीट्यूड रखोगे तो मेरे पास बहुत टाइम है, तो आपका रवैया भी वैसा रहता है। जब आप ये सोचोगे मेरे पास समय ही नहीं है, तो आपका रवैया बदल जाता है। कभी भी आप देखो, आपको कहीं जाना हो, किसी की पार्टी अटेंड करनी हो, किसी दोस्त की मीटिंग में जाना है, आपको ट्रेन पकड़ना है, आपको आपकी फ्लाइट पकड़ना है, कुछ भी करना है, जहां पे आपको लगता है कि समय बहुत कम है, तो आपका एक्शन भी बढ़ जाता है। इसीलिए आप जो है सोचिए, आपके पास टाइम कम है, आपको वो फाइट करना है, आज ही फाइट करना है, अभी फाइट करना है, वही आपका आखिरी समय है। तो एक टारगेट के साथ काम को करो, डेडलाइन के साथ। नहीं तो समय तो ऐसा है, 1 साल निकाल लेंगे, 2 साल निकाल, 3 साल, मुझे निकालना है इसी साल। इस एटीट्यूड के साथ आपको, लॉ एंड एटीट्यूड के साथ आपको काम करना है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया है? तो एक नई प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिल रही है जो कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड है। तो ये आपको मिजोरम में देखने को मिलेगी। कहां पर? मिजोरम में। अब मैं आपको अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में पूरी डिटेल्स देता हूं कि क्या है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्वाइन मतलब होता है सुअर। ऐसी बीमारी जो सुअर की वजह से होती है उसे हम अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहते हैं। और मिजोरम स्टेट में बहुत ज्यादा फैल रही है और इस बीमारी की वजह से अब तक बताया गया है कि 3050 सुअरों की मौत हो गई है। ठीक है, हालांकि आप इसे, जो सुअर हैं, आजकल आपने देखा होगा हमारे इंदौर में एक मार्केट है और उसका नाम 56। वहां पे एक बैनर में लगाया गया था कि नो पिग्स एंड पाकिस्तानीज आर अलाउड हियर। तो आजकल पिग्स का जो कंपैरिजन है वो पाकिस्तान से भी किया जा रहा है। तो आ गया याद, तो मैंने आपको बता दिया कि ये पर्यायवाची हो गया है। आजकल गूगल में भी आप करेंगे तो आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। तो 2021 से अभी अगर आप डेटा को देखो तो मिजोरम में लगातार इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसके कारण अब तक लगभग 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है मिजोरम को। ठीक है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है स्वाइन फ्लू की वजह से और यहां पे सूअरों की मौत की वजह से। अब यहां पे हम समझते हैं कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर आया कैसे और होता क्या है। एक प्रकार का वायरल डिसीज है। अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है या किसी और पैरासाइट से होता है, तो आप बताएंगे कि इट्स अ वायरल डिसीज और ये इन्फेक्शियस है, संक्रामक भी है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि ये जानवरों से फैलता है, ये ह्यूमंस में नहीं आता है। तो ये घरेलू और जंगली सुअरों को प्रभावित करता है। मतलब पिग्स में, जो पिग्स होते हैं वो यहां पे एक दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं। और ये रक्तस्रावी का मतलब होता है कि इसमें ब्लड निकलने लगता है और ब्लड निकलता है और यहां पे लगभग 100% रेट है, मृत्यु हो जाती है जानवरों की, 100% इसका रेट है। तो आप देखें, ये बीमारी अफ्रीकन स्वाइन फीवर इसलिए रखी है क्योंकि इसका जो यहां पे ओरिजिनेशन है वो कहां से हुआ है? अफ्रीका से हुआ। इसी वजह से इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फीवर रखा गया और बाद में पूरे दुनिया में बहुत तेजी से फैल गया है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर इंसानों को प्रभावित नहीं करता। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वाइन फ्लू इज करेक्ट और इनकरेक्ट, यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो। इट डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन, it does not get transmitted in humans, it get only affected by the animals में इसका ट्रांसमिशन होता है, आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका गेम से रिलेटेड नेशनल न्यूज है। 17 नंबर की टीसीएस वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु 2025 की दौड़ के अंतरराष्ट्रीय एलिट पुरुष स्पर्धा में किसने जीत हासिल करी है? तो जोशुआ चेप्टेगी, क्या नाम है इसका? जोशुआ चेप्टेगी, है ना, चैट जीपीटी टाइप का नाम है इनका है, तो आपको भूलेगा नहीं। तो लगभग हर साल इवेंट होता है जिसमें 10 के मतलब 10,000
यहां पे रनिंग होती है, आपकी ध्यान में रखना है। तो 10 किलोमीटर किस में रनिंग होती है, 10,000 मीटर आपको याद रखना है। तो युगांडा के जोशुआ चेप्टेगी ने 17 नंबर की टीसीएस कंपनी, आपने सुना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये यहां पे ऑर्गेनाइज कराती है वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु कंपटीशन, यहां पे दौड़ होती है। तो अंतरराष्ट्रीय एलीट पुरुष स्पर्धा में यहां पे जीत हासिल करी जोशुआ चेप्टेगी ने। महिला वर्ग में यह कंपटीशन सारा चेलगंट ने जीता, जो कि युगांडा से बिलोंग करती हैं। तो ये दोनों यहां पे विनर रहे 10,000 यहां पे दौड़ के रेस के। इसके अलावा अभिषेक पाल और संजनी जादव ने भी टीसीएस का 10 के बेंगलुरु कंपटीशन को जीता है। ये भारतीय एलीट पुरुष और महिला दौड़ में ये यहां पे क्रमशः विनर रहे हैं, अभिषेक पाल और संजनी जादव। तो 10 के मतलब होता है 10,000 मीटर, ना कि आप बोल देना कि 10,000 किलोमीटर बहुत होता है वो, है ना। तो ऐसे तो बेचारा व्यक्ति दौड़ता रह जाएगा और पूरी दुनिया पार कर जाएगा। तो बात करें ये कंपटीशन हुआ कहां पे, तो 2025 का ये जो कंपटीशन है कर्नाटक में हुआ है, बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया ये कंपटीशन, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगा और हमारी एप्लीकेशन की एपी की फाइल भी यहीं पे मिलेगी, जो कि पिन की गई है। आपको इस क्लास की पीडीएफ क्लास के ठीक 15 मिनट के बाद डाउनलोड कर लेनी है और टेलीग्राम पे भी आपको मिलेगी। अभी गूगल पे अपडेट चल रहा है, तो हमारा एप्लीकेशन में मेंटेनेंस चल रही है। बाकी जो पुराने बच्चों ने डाउनलोड किया है तो वहां पे दिख रहा है, लेकिन नए बच्चों को अवेलेबल नहीं है। 2-3 दिन में ही अपडेट होकर के अवेलेबल हो जाएगा। बाकी एप्लीकेशन का एपीके फॉर्मेट आपके लिए अवेलेबल है, तो वो आप डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पे मैंने लिंक पिन की है, जहां से टेलीग्राम से आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए। आइए बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और ये नेशनल न्यूज है, मिशन अमृत सरोवर से रिलेटेड है। तो भारत में 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। ये मिशन कब शुरू हुआ था, तो ये मिशन दोस्तों 2022 में स्टार्ट हुआ अमृत सरोवर। तो 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। आपके मन में डाउट हो रहा सर ये अमृत सरोवर है क्या, तो मैं आपको समझाता हूं। इस प्रकार से तालाब बनाए गए हैं। आप किसी भी जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वहां पे बहुत सारे तालाब बनाए गए हैं ताकि वाटर का कंजर्वेशन किया जा सके। इसके अलावा आपको पता है तालाब की वजह से बहुत सारी स्पीसीज को भी पानी मिल जाता है, तो हमारी इकोसिस्टम पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है। तो 2022 और 2023 भारत में 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। और यहां पे हम बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में टारगेट है 75 अमृत सरोवर, मतलब तालाब बनाने का टारगेट है। और 2022 में हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। खासकर रूरल एरियाज में जो जल की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के लिए हमने यहां पे अमृत सरोवर स्टार्ट किया था। अब देखो यहां पे बात करें तो अमृत सरोवर की जो साइट होती है वो ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव की जाती है और हर सरोवर में 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र होगा, ये यहां पे कंडीशन है। कोई अलग से वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है, यहां पे इस प्रकार से उससे बनाया जाता है वहां के ग्राम सभा, वहां की ग्राम पंचायत के द्वारा। दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सभी को मैंडेटरी प्रश्नों का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स पे। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए भारत के मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। जो बेस्ट आंसर देगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कल से उसका आंसर हम यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे दिखाएंगे कि इन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है, ताकि आपका जो हमारा और आपका कांटेक्ट है और हमारा रिलेशन बने। क्योंकि जब आप रिप्लाई करते हो तो मुझे भी पता चलता है ये बच्चा कमेंट कर रहा है। आइए बढ़ते हैं चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में किस एयरपोर्ट को हरित पहल के लिए प्लैटिनम अवार्ड दिया है? तो कौन सा एयरपोर्ट है जिसको प्लैटिनम अवार्ड दिया गया ग्रीन इनिशिएटिव के लिए? तो इसका नाम है हुबली एयरपोर्ट। क्या नाम इसका? हुबली एयरपोर्ट को यह अवार्ड दिया गया है। आइए जानते हैं हुबली एयरपोर्ट को अवार्ड क्यों दिया गया है और प्लैटिनम पुरस्कार है क्या। तो हुबली हवाई अड्डे को, यहाँ पे हुबली जो है वो कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एसीआई यानी एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन में प्लैटिनम पुरस्कार यहां पे दिया गया। कुल मिलाकर के ऐसा एयरपोर्ट है जो कि पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है, तैयार किया गया, इसलिए इसको यहां पे सम्मानित किया गया प्लैटिनम पुरस्कार से। तो यह पुरस्कार हवाई अड्डों पे सतत ऊर्जा यानी सस्टेनेबल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए। व्हाट इज सस्टेनेबल एनर्जी?
एक ऐसी एनर्जी सस्टेनेबल एनर्जी कहलाती है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए बनती है, मतलब तैयार की जाती है, ग्रीन एनर्जी है। हम कोई भी ऐसा विकास करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज ना हो, तो हम कह सकते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो हुबली में एयरपोर्ट जो AAI जिसे कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने 8 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट यहां पे कई हवाई अड्डों को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति यहां पे करेगा। तो ये यहां पे हुबली ने काम किया है। दोस्तों अब बात यहां पे एयरपोर्ट की आई है, तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं, तो मैं आपको वही करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है पूरी दुनिया का, जहां पे आपको लगातार टूरिस्ट देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों ये है अटलांटा, जो कहां पे है, अमेरिका में है। और इसके बाद नाम आता है दुबई का, यूएई का। हमारा भारत का भी एक एयरपोर्ट है जो दुनिया का 9वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये दिल्ली में है। कहां पे है, ये दिल्ली में है। क्लियर है। अभी हाल ही में स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिए गए हैं, और सबसे बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को मिला, जो कहां पे है, सिंगापुर में है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र का बिलोरा में अमरावती एयरपोर्ट जो है स्थापित किया गया है। ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाता रहता हूं, और कोई भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी देता हूं, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? देखिए हमारी डील हुई थी यहां पे फिलीपींस के साथ। फिलीपींस ने फैसला किया था कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदेगा। इंडोनेशिया ने भी इच्छा जाहिर करी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो भारत से मिसाइल खरीदना चाहते हैं, और भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एक समय था जब हथियारों को बनाने के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था। आज वो समय है जब हम दूसरे देशों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हम यहां पे पावरफुल बन रहे हैं। अमेरिका, रशिया जैसे बड़े देश दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करते हैं। तो आप ये ब्रह्मोस देख रहे हो, मैं इसकी खासियत भी आपको बताऊंगा। तो फिलीपींस को हमने ये मिसाइल यहां पे भेजा है, दूसरा बैच हमने भेजा है। तो मिसाइल के इंपोर्ट के लिए भारत के साथ इसने समझौता किया था, और ये पहला ऐसा कंट्री था जिसने भारत के साथ समझौता किया, एग्रीमेंट साइन किया। यह डील थी 3202 करोड़ रुपए की, 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील थी भारत और फिलीपींस के बीच पे। 2022 में एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, इसी तहत हमने यहां पे अब डिलीवर भी कर दिया है। बात करें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की, तो ब्रह्मोस में जो वर्ड है ब्र और मॉस, तो ब्र जो है ब्रह्मपुत्रा को बताता है, मॉस मॉस्कोवा रिवर को बताता है। ब्रह्मपुत्रा भारत में बहती है और मॉस्कोवा रिवर रशिया में बहती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर के इसे डेवलप किया है। क्लियर है। तो मॉस्कोवा नदी आपको रशिया में देखने को मिलेगी, और भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी जो है आपको पता है, इस मिसाइल का नाम दोनों के नाम को इंक्लूड करके रखा गया है। इसकी स्पीड है 2.8 मैक, जो बहुत ज्यादा तेज है, और साथियों 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और इस मिसाइल की सबसे जो खास बात है, आप इसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। आप इसको लैंड से लॉन्च कर सकते हैं, आप सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं, आप इसे जहाज से लॉन्च कर सकते हैं, जैसे भी आप लॉन्च कर सकते हैं आप इसे लॉन्च करेंगे। 300 किलोमीटर तक ये टारगेट हिट करेगी और दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देगी। तो भैया पाकिस्तान वालों सुधर जाओ, करंट अफेयर देख रहे हो तो रुक जाओ, मना कर रहा हूं, फालतू में पंगा ले रहे हो, सरेंडर करो, जितने भी आतंकवादी हैं उनको बाहर फेंको। तो इसका एक और खासियत है कि ये अपना रास्ता भी बदल सकती है, पाथ चेंज कर सकती है, और अगर ट्रैकिंग इसकी हो गई तो ये अपना पाथ चेंज कर देगी, तो दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। तो ये ट्रैक करना भी इसको आसान नहीं है। वियतनाम, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया ऐसे 12 ऐसे इंपॉर्टेंट देश है जिनकी इच्छा है कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट यहां पे दिखाया है। आइए आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम इंपॉर्टेंट रिवर्स पढ़ेंगे, और वो रिवर्स के किनारे के इंपॉर्टेंट शहर भी हैं। तो भारतीय शहर और उनके किनारे जो नदियां हैं वो पढ़ेंगे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है, पेन्नार नदी के किनारे नेल्लोर है, अमरावती आपने सुना आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, कृष्णा नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपको डिब्रूगढ़ देखने को मिलेगा। अगला है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। जो दिल्ली है हमारी वो यमुना नदी के किनारे है। दमन जो है यहां पर बात करें तो जो दमन है दादर नगर हवेली,
यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करिए, मिसप्रिंट हो गया, इसको आप हटाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट है सूरत। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है, और आपको बता दूं सूरत जो गुजरात में है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर। हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट पेश किया गया है। तो विश्व सामाजिक रिपोर्ट यानी जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, तो ये कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस रिपोर्ट को यहां पे जारी किया गया है। आइए जानते हैं वर्ल्ड जो सोशल रिपोर्ट है उस पर क्या क्या मेंशन किया गया है और हमें क्या जानना जरूरी है। तो यूनाइटेड नेशन इस रिपोर्ट को यहां पे जारी किया है। दुनिया भर में जो लगातार इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, इनइक्वलिटी बढ़ रही है, और जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर के बात कही जा रही है, और एकजुटता पर प्रकाश डाला गया है। मतलब कहां पे कितनी ज्यादा सुरक्षा है, असमानता है, आर्थिक सुरक्षा, एकजुटता पर इस रिपोर्ट ने यहां पे फोकस किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन में आर्थिक और सामाजिक मामले का डिपार्टमेंट है, जिसे यूएनडेसा कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो इसके द्वारा इस रिपोर्ट को यहां पे रिलीज किया गया। तो बताया गया है कि 60% जो हिस्सा है दुनिया भर का, वो यहां पे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी से झेल रहा है। आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके पास उतने पैसे नहीं आ रहे जितने आने चाहिए। 690 मिलियन से अधिक लोग हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा गरीबी में कमी के बावजूद भी 2/3 देशों के में जो इनकम है उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी है, असमानता बढ़ गई है। धनी 1% लोग हैं, 95% जो है वो यहां पे गरीब है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1995 से लेके अब तक 1 अरब से अधिक लोग जो है वो गरीबी से बाहर आए हैं, एक रिपोर्ट बताई है। पर फिर भी गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में 60% जो श्रमिक हैं उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उनका जॉब छूट जाएगा, और हमेशा उस डर में, भय में जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आई देखते हैं। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 पे भारत ने मेडल टैली में कौन सा स्थान हासिल किया है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली एट द आसियान योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025? तो भारत, अब देखो बात योगा की आएगी तो योगा का तो शुरुआत ही भारत ने करा है, और यूनाइटेड नेशन में हमने इस रिपोर्ट को रखा था, और हम 21 जून को योगा डे मनाते हैं। तो प्यारे साथियों, भारत जो है इसमें पहले नंबर पे था। भारत ने 87 मेडल्स जीते हैं। तो एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत को 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज यहां पे मेडल हमें मिला है। तो ये चैंपियनशिप कहां पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, केडी जादव एरिना में, इंदिरा गांधी खेल परिसर में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। 21 कंट्रीज के देशों, मतलब यहां पे मेंबर्स ने यहां पे भारत के साथ पार्टिसिपेट किया था। यहां पे पहले नंबर पे भारत है, सेकंड पे जापान, थर्ड मंगोलिया, फोर्थ ओमान, फिफ्थ नेपाल। योगा कंपटीशन में भारत का कोई कंपटीशन ही नहीं किसी दूसरे देशों के साथ। मतलब 87 मेडल्स, और कहां जापान 10, और 83 गोल्ड मेडल, कहां जापान 3, बाकी का तो खाता भी नहीं खुला है। प्यारे साथियों, जितने भी नए छात्र हैं, आप सोचते होंगे कि सर आप रोज मतलब इस बैच के बारे में बताते हो, ये गोल्डन बैच है, और मैं ये बैच सभी तक पहुंचाना चाहता हूं जो नए स्टूडेंट ने, खासकर पुराने बच्चों को इसके बारे में जानकारी होती है। नया बच्चा जुड़ेगा तो मैं कैसे बताऊंगा? ऐसे ही बताऊंगा। जो पुराने बच्चे हैं वो 10 कर देंगे, ऐसा 2 क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जान लीजिए। तो 11 सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ा रहा हूं अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस, एसएससी, हर एग्जाम को टारगेट करते हुए। 1299 इसकी फीस है, लेकिन अभी ऑफर में आपको 899 मिल रहा है। अर्जुन 400 कूपन कोड का यूज करना, 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल रहा है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसमें हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट, टॉपिक वाइज पीडीएफ, बाइलिंगुअल क्लास, ये आपके लिए क्लास की विशेषताएं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अभी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में 2-3 दिनों तक अवेलेबल नहीं, मेंटेनेंस प्रोसेस चल रही है, लेकिन ये एपीके फाइल अवेलेबल है एप्लीकेशन की, जो कि टेलीग्राम पे पिन की गई है, और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से भी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारी डायरेक्ट वेबसाइट से भी आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑर्डर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इस क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी, ई बुक, टेस्ट सीरीज, ये सारी व्यवस्था एक ही जगह पर है। कूपन कोड 400 यूज करना आज।
तो आपको 400 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस बैच में। ये सारे विषय आप पढ़ोगे, आप समझ पा रहे हो, लगभग 500 से 600 लेक्चर आप पढ़ने जा रहे हो। 5 से 6 महीने 7 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। एमजीएस नारायण का हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन थे? एमजीएस नारायण हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो एमजीएस नारायण इतिहासकार थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। ही वॉज एन हिस्टोरियन। तो केरल के प्राचीन इतिहास पर इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, बहुत फेमस इतिहासकार रहे हैं एमजीएस नारायण। कोझिकोड में 92 ईयर्स की एज में निधन हो गया है। क्लियर है? तो नारायण ने यहां पर जो सेक्रेटरी मेंबर का काम भी किया है और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च पे ये चेयरमैन एज अ रहे हैं। तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सचिव भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, सेक्रेटरी भी रहे और चेयरमैन भी रहे। देखिए हाल ही फिलहाल में बहुत सारे लोगों का निधन हुआ, एक बार मैं पूरा रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको एग्जाम में भूले ना। इसरो के हाल ही में पूर्व अध्यक्ष, इनका निधन हुआ है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। इन्होंने चंद्रयान पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया था। ईसाइयों के धर्मगुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। बहुत बड़े रिलीजियस लीडर माने जाते हैं क्रिश्चियंस के। कथक डांसर कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया। देखो एक कथक कली होता है जो कि केरला में होता है और नॉर्थ स्टेट खासकर यूपी में आपको कथक देखने को मिलेगा। बहुत ही फेमस यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, इनका नाम है दारीपल्ली रमैया। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। एक राय लोक नर्तक है जो कि एमपी से बिलोंग करते, राम साही पांडे, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही फेमस एक्टर मनोज कुमार, आपके मम्मी पापा के जमाने के थे वो, ये भी नहीं रहे। मनोज भारती राजा एक्टर डायरेक्टर थे जिनका निधन हुआ है। एक बहुत ही फेमस बॉक्सर थे जॉर्ज फोरमैन, इनका भी निधन हो गया है। तो ये मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। भारत और कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके बीच में 26 राफेल मरीन विमानों की डील अभी रिसेंटली में साइन की गई है? देखो राफेल की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में इस बात को कहा गया था, लेकिन अब डील साइन हुई है। लेकिन राफेल हमें तुरंत नहीं मिल जाएगा कि हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। राफेल हमें 2031 में मिलेगा। तो भारत और फ्रांस के बीच में डील साइन हुई। आप यहां पे इमेज तस्वीर में देख सकते हैं, वीडियो भी लगाया है। तो न्यू दिल्ली में 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हुई है। हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, इन्होंने डील पे साइन करी है। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी हेल्प के लिए राजेश कुमार सिंह यहां पे रहते सेक्रेटरी हैं। तो डील में भारत फ्रांस से यहां पे 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान यहां पे खरीदेगा। तो फ्रांस के साथ ये डील जो है 63,000 करोड़ रुपए में हुई है। ये आपको पॉइंट जरूर याद रखना है। तो हथियारों के खरीद के मामले में फ्रांस की अब तक की सबसे बड़ी डील हुई है। 2028-29 में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी और 2031-32 तक ये सारे विमान भारत पे पहुंचेंगे। तो काफी ज्यादा समय लगने वाला, तुरंत हमें नहीं मिलने वाला। राफेल मरीन की कुछ खासियत, आइए इन सभी खासियत को जान लेते हैं। तो इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। 2200 किलोमीटर पर आवर है। एक घंटे में 2200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। रेंज इसकी 3700 किलोमीटर तक है। और बात करें तो 50,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और कई बहुत ही कम स्पेस पे लैंड कर सकता है। आप हवा में इसकी रिफ्यूलिंग कर सकते हैं और मजबूत इसका फ्रेम है। 10 घंटे तक ये डेटा को रिकॉर्ड कर सकता है। 9 टन तक का हथियार ले जा सकता है। और यहां पे जो पायलट होता है वो हेलमेट पहनता है, तो उस पर डिस्प्ले भी होता है। और हवा से हवा में मार करने वाली जहाज रोधी स्केल सटीक प्रहार करने वाली मिसाइल इसमें शामिल है। तो ये सारे आपके फीचर्स है जो मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इंटरनेशनल करंट अफेयर है। हाल ही में किस देश ने 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? तो 10G ब्रॉडबैंड का नेटवर्क यहां पे चाइना ने लॉन्च किया है और भारत है अभी आपको 5G में ही भारत है, हमको अभी एडवांस होने की बहुत जरूरत है। तो ब्रॉडबैंड है मतलब ये वायर्ड है। तो चेन्नई में आपको हेबई प्रोविंस देखने को मिलेगा, वहां पे सुनान काउंटी है। 10G मतलब होता है गीगाबाइट। ये ब्रॉडबैंड नेटवर्क यहां पे लॉन्च किया कि ऐसा वायर्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क है जो 10 गीगाबिट प्रति सेकंड तक की स्पीड रखता है। हालांकि चाइना ऐसा काम करने वाला पहला कंट्री नहीं है। इसके साथ बहुत सारे यहां पर आप देखो साउथ कोरिया, जापान, रोमानिया, इनके पास पहले से 10G ब्रॉडबैंड सेवा है। तो जापान ने 2018 में 10G
पॉन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, फर्स्ट डिप्लॉयमेंट किया था रोमानिया ने 2021 में फाइबर लिंक 10G का, और साउथ कोरिया ने 2018 में NG पॉन 2 टेक्नोलॉजी का यहां पे लॉन्च किया था 10G। ठीक है, अब जाकर के चाइना यहां पे लॉन्च कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर 11वां प्रश्न है, हर साल अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्यारे साथियों, आज 29 अप्रैल है, नाचो। और 29 अप्रैल को मनाया जाता है, हर साल अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अब देखो 26 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी होता है ना वीपो के द्वारा, तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मच्छरों का दिन होता है, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। और 28 अप्रैल को वर्क प्लेस पर जो शोषण होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं ऑफिस जाती हैं तो वहां पे उनके साथ कुछ हैरेसमेंट होते हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाना और वर्क प्लेस को सेफ बनाने के लिए 28 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है, जो कि कल मनाया गया। ठीक है, तो हर साल नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 1982 में जो आधुनिक बैले है, बैले एक प्रकार का डांस फॉर्मेट होता है, आपने इस प्रकार से डांस देखा होगा गर्ल्स का, तो ये बैले है। तो इसके निर्माता है जीन जॉर्जेस नूवरे। तो इनका जन्मदिन मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने बैले को इतना फेमस किया। और देखो, जब कोई डांस करता है, जब कोई गाता है, तो हमारी जो आत्मा है वो एकदम से सोल कनेक्टेड, ब्लिसफुल हो जाती है, ब्लेस्ड हो जाती है। आपने भी गौर किया होगा। तो आपको गाते रहना चाहिए, आपको डांस करते रहना चाहिए, जीवन का आनंद लेते रहना चाहिए। संघर्ष तो जीवन भर है ना। चलो, तो आप देखो 8 शास्त्रीय नृत्य है जो भारत ने यहाँ पे कैटेगराइज किया, उन्होंने क्लासिकल डांस का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, कथक आपको यूपी में और नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, कथकली केरल में है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़ीसा में ओडिसी है, मणिपुर में मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम केरल में है, सत्रिया असम में है, छऊ उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 8 क्लासिकल डांसेस हैं आपके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है, 12वां क्वेश्चन है। कोपा डेल रे कप 2025 एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, तो इस कप को किसने जीता है आपसे पूछा जा रहा है। रियल मैड्रिड ने जीता है, बार्सिलोना ने जीता है, या मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, या फिर किसने जीता है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखो यहाँ पे FC बार्सिलोना ने जीता है। किसने जीता है? FC बार्सिलोना ने इस फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है और रियल मैड्रिड को हरा के जीता है, 3-2 से हरा के जीता है। और ये जो कोपा डेल रे कप है ये स्पेन में ऑर्गेनाइज किया जाता है और 32वां स्पेनिश कप का यहाँ पे विनर बना है बार्सिलोना। 32वां स्पेनिश कप खिताब यहाँ पे बार्सिलोना ने जीता है। तो प्यारे साथियों, 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स धुआंधार तरीके से पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ आपने पढ़ लिए हैं। और साथियों, अब बारी है यहाँ पे RRR की, जहां पे पुराने महीनों को करंट अफेयर्स का रिवीजन मैं कराता हूं ताकि आपको पुरानी चीजें ना भूल जाएं, आप गजनी ना बन जाए। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स पे ईमानदारी से आंसर दीजिए, मुझे बताइएगा कि कितने प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए ईमानदारी से। झूठ बोलोगे तो क्या फायदा होगा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड यहां पे गंटर ब्लॉशल को मिला, गुंटर ब्लॉशल को। अगला है, भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में कितना हो गया है? तो भारत का रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए हुआ, 1.27 लाख करोड़। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाली भारत की 28वीं विधानसभा कौन सी है, कौन सी बनी है? तो देखिए, यह है दिल्ली विधानसभा। क्या नाम है इसका? दिल्ली असेंबली। असम राइफल्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो असम राइफल्स का स्थापना दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 मार्च को। जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावर लिफ्टिंग में भारत को कौन सा मेडल दिलाया था? तो इन्होंने भारत को गोल्ड स्वर्ण पदक यहां पे दिलाया था। चलिए फ्रेंड्स, कल था 28 अप्रैल और 28 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। सिमलीपाल किस राज्य में है जिसे ऑफिशियल तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? तो ये ओडिशा में। कहां पे फ्रेंड्स? ओडिशा में। पायल कपाड़िया को किस देश के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा यहां पे सम्मानित किया। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा।
अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन को ये नामसाई अरुणाचल प्रदेश में इस बार ऑर्गेनाइज किया गया। भारत ने थैलेसीमिया सिकल सेल रोग के मैनेजमेंट के लिए किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान करी है? तो भारत ने नेपाल को चिकित्सा सहायता प्रदान करी है। एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत का सबसे बेस्ट संस्थान कौन सा बना है? तो भारत का सबसे बेस्ट संस्थान है IISc बेंगलुरु। इंडिया स्टील 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इंडियन स्टील 2025 का आयोजन मुंबई में हुआ है। कहां पे हो? मुंबई में। हाल ही में 6.2 रिएक्टर का एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप आया। कहां पर आया है? तो मरमरा सी पे आया। कहां पे आया? मरमरा सी, टर्की में है। ये टर्की के जस्ट पास में लगा हुआ है। भारत ने किस रोग के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल करी है? तो भारत ने हीमोफीलिया में यहां पे रोग जीन थेरेपी में सफलता हासिल करी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भारत के किस स्टेट से होगा? तो ये होगा आपका, कहां से होगा? उत्तराखंड और सिक्किम। उत्तराखंड में आपका लिपुलेख दर्रा है और सिक्किम में नाथुला दर्रा है, वहां से ये यात्रा होगी। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो ये है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में, इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ड्रीमी टेक्नोलॉजीज की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है कृति सनन। क्या नाम है इनका? कृति सनन इनका नाम है। ठीक है प्यारे साथियों, ल्यूसिड जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते, साथ ही उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके, ताकि आपको आइडिया हो कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक के अध्ययन को कहा जाता है, मतलब कोशिका के अध्ययन का क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक अध्ययन को साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब होता है टिश्यूज की स्टडी, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। फिजियोलॉजी मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ना, कार्यकी होती है ना, जो भी फंक्शंस हम करते हैं उसकी स्टडी। टेक्सोनॉमी मतलब होता है यहाँ पे जीवधारियों का जो नामकरण किया जाता है, नेमिंग की जाती है, उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। कार्लोस लीनियस जो है, कैरोलस लीनियस उसके फादर कहलाते हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड ह्यूमन सेल्स? तो ये रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन उन्होंने डेड सेल की खोज करी थी। और मधुमक्खी के छत्ते में के आकार सेल्स थे, डेड सेल्स थे, लकड़ी में खोज करी थी। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले, उसको कॉर्क बोलते हैं लकड़ी का, जो मैं छाल बता रहा हूं, जीवित कोशिका की खोज करी इन्होंने। तो किस पे खोज करी थी? तालाब के जल में इन्होंने खोज करी थी। बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने करी थी। आज का सवाल है और आपके लिए बवाल है कि किस एयरपोर्ट को हरित पहल के लिए प्लेटिनियम पुरस्कार मिला है? आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपका ये सेशन एंड होता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर देना, लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। और ये आप रेगुलर करते रहो तो अच्छा लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है, और इसी प्रकार से वो फीडबैक आपका आएगा तो हम और मेहनत करेंगे, मिलजुल करके एक दूसरे को सफल करेंगे। तो प्यारे साथियों, ये है स्टडीगर एप्लीकेशन। अभी मैं आपको बता चुका हूं, गूगल प्ले स्टोर में अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस प्रोसेस चल रही है। मेंटेनेंस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो 2-3 दिन में विजिबल हो जाएगा। लेकिन इसका फाइल फॉर्मेट दूसरा है, टेलीग्राम में भी है, तो हम टेलीग्राम में आपको दे रहे हैं। तब तक मेंटेनेंस होता रहेगा, उससे क्या लेने देना। वेबसाइट से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अपना लॉगिन डिटेल्स डाल करके। तो आप सभी स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, तो 2024 की 2025 की आपको मंथली पैकेज मिल जाएगा। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ मिल जाएगा। यहीं पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, और 1 ईयर की टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स है, कोर्सेस है, डेली करंट अफेयर पीडीएफ है, एक ही जगह पर सब कुछ है। टेस्ट पास है। स्टडी जीके की बुक आप मंगवा सकते हैं, जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। 12 महीने की करंट अफेयर्स की बुक को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मंथली ई बुक्स अभी आने वाली है अप्रैल महीने की। अगर आपने मार्च की नहीं की है तो मार्च की जाके के डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी जीके की बुक आप हमारे अमेजन, फ्लिपकार्ट से मंगा पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। आपने बहुत अच्छे से आज का सेशन पढ़ा होगा। आज का दिन आपका बहुत ही शानदार हो, बहुत खुशनुमा हो, और आप अपने टारगेट को अचीव करें। आने वाला भविष्य आपका बहुत ही उज्जवल हो। इसी कामना के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।